हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस को कंटिन्यू करें, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार पढ़े थे। इसके बाद हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आपने शुरू किया था। आई होप आपको वो सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करें। तो लास्ट लेक्चर में हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जिसके कुछ स्टेटमेंट या कुछ कथन हमने डिस्कस किए। अब हम आगे के कथन डिस्कस करें। अब हमारा जो आज का पहला स्टेटमेंट है वो ये है, मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, यानी एक सिलाई मशीन है, उसकी जो सुई है उसकी जो गति है वो कैसी है। यानी जब आपकी सिलाई मशीन की सुई चलती है, गति करती है, तो उसकी गति कैसी होती है ये आपको बता। तो जब भी हम सुई की बात करते हैं, और किसकी स्विंग की बात कर रहे हैं, सिलाई मशीन यानी स्विंग मशीन की, सिलाई मशीन की जो है सुई की जब हम बात करते हैं, तो जो सिलाई मशीन है उसकी सुई की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें उसमें दो तरीके के मोशन दिखाई देते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जो है गति आपको दिखाई देती है, जिस कारण हम कहते हैं इसमें गतियों का संयोजन है या जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। तो जब भी हम स्विंग मशीन को या सिलाई मशीन को चलाते हैं तो जो सुई है वो ऊपर नीचे चलती, ठीक है, ऊपर नीचे करती है और एक टाइम के बाद वो अपनी गति को दोहराती, तो यानी वो पीरियोडिक मोशन करती। इसके साथ साथ जो सिलाई मशीन है वो एक सीधी रेखा में भी चलती है। कैसे पता चलता है, आपका जो कपड़ा है वो आगे चलता है, वो भी सीधी लाइन, तो यानी वो एक स्ट्रेट मोशन में या सरल रेखीय गति भी करे। तो अगर हम बात करें सिलाई मशीन की, तो सिलाई मशीन की जो गति होती है, उसकी जो सुई है उसकी जो गति होती है वो पीरियोडिक भी होती है और आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन की गति भी होती है। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पीरियोडिक मोशन लिखा है, आप पीरियोडिक मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन भी लिख सकते हैं। यानी आवर्ती गति तथा सरल रेखीय गति। तो हमारी जो सिलाई मशीन है उसके दो प्रकार की गतियां होती है, एक पीरियोडिक मोशन और एक स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल, यानी जो आपकी साइकिल होती है उसका जो पहिया होता है वो किस तरीके की गति करता है, ये आपसे पूछा है। अब अगर हम पहिए की बात करें, किसकी बात करें, पहिए की बात कर रहे हैं, यानी जो आपकी साइकिल है उसका पहिया कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, गोल होता है, सर्कुलर शेप का होता है। अब जब ये गति करता है, जब ये मोशन करता है, तो आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके से जो है पहिया जो है मूव करता है, इस तरीके से। यानी जो पहिया है वो कैसा घूम रहा है, गोल गोल। कैसे चल रहा है, कैसी गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। तो इसकी जो गति होगी वो सर्कुलर मोशन होगी, यानी वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। अब आपका अगला प्रश्न है, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? लंबाई की मानक मात्रक के रूप में गति या कदम का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आपके जो पैर है या फुट स्टेप्स है, ठीक है, और जो आपके पेस यानी चलने की जो
आपका पेस है, उसको हम एक मानक मात्रक के रूप में, स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में क्यों नहीं ले सकते? तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, ठीक है, हर एक व्यक्ति का आकार अलग अलग होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर, सबका जो शरीर की बनावट है वो अलग अलग हो, जिस कारण उसके जो बॉडी पार्ट्स है या शरीर के जितने भी अंग हैं, उनका जो साइज है, उनका जो आकार है, लंबाई है, वो भी अलग हो। जैसे किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के हाथ मोटे होते हैं, किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं। यानी हर एक व्यक्ति का जो है बॉडी का स्ट्रक्चर, हर एक जो उसके शरीर के अंग है, उनका साइज अलग अलग हो। अब अगर हम फुट स्टेप और पेस को जो है मात्रक के रूप में लें, तो हम ये देखेंगे कि जो हर एक का जो पैर है, उसकी जो लेंथ है, जो उसके स्टेप्स है, उसकी जो लंबाई है वो अलग अलग, क्या है, अलग अलग है। जिस कारण क्या होगा, ये लेंथ कहीं पे लंबी होगी, कहीं पे छोटी होगी, यानी ये बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी। इसमें जो है जो आपका समान या जो है जनरल रूप में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स डिफरेंट है, तो हमारा जो फुट स्टेप है, पेस है, उसका साइज डिफरेंट होता है। तो यही कारण है कि हम इसको एक मानक मात्रक के रूप में नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, पेस और अ फुट स्टेप cannot be used as a standard unit of length because it varies from person to person. गति या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। हम क्यों आपका जो है फुट स्टेप्स और पेस को क्यों नहीं लेते हैं लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे? क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो फुट स्टेप है और पेस है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जो बॉडी पार्ट्स है या शरीर का जो आकार है, उसका स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग होता है। यही कारण है कि ये भी अलग अलग हो जाए। अब आपका अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। यानी आपको जो है लेंथ दी गई है, लंबाई दी गई है, इन्हें इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में रखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको लगाना है। निम्नलिखित लंबाई को उनके बढ़ते हुए परिमाण में व्यवस्थित करें, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। तो हमारे पास ये यूनिट्स है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर। हमें इन्हें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, देखें, तो इसमें आपको सबसे छोटी यूनिट कौन सी लग रही है? तो यहाँ पे जो सबसे छोटी यूनिट है वो आपकी कौन सी है, मिलीमीटर। यानी जो 1 मिलीमीटर है वो सबसे छोटी यूनिट। अब इससे बड़ी यूनिट देखें, तो इससे जो बड़ी यूनिट है वो सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी मीटर है, मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ी है, और सबसे बड़ी जो है आपकी किलोमीटर। यानी पहले नंबर पे आपका 1 मिलीमीटर आएगा, दूसरे नंबर पे 1 सेंटीमीटर, तीसरे नंबर पे 1 मीटर, और चौथे नंबर पे आपका 1 किलोमीटर। तो इसको आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 किलोमीटर। अब हमारा अगला प्रश्न है, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपको जो है एक व्यक्ति की ऊंचाई, उसकी जो हाइट है वो दी गई है, कितनी है, 1.65 मीटर। आपको इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना, मतलब इसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में जो है कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या आया है,
एक व्यक्ति की हाइट, उसकी ऊंचाई दी जो कि मीटर में दी है। अब हम क्या करेंगे, मीटर के साथ सेंटीमीटर के रिलेशन को लेंगे और मीटर और आपका मिलीमीटर के रिलेशन को लेके हम इसको सॉल्व। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, यानी बदल। तो आप ये जानते हैं आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो व्यक्ति है उसकी जो हाइट है वो आपको 1.65 मीटर यानी 1.65 मीटर दी गई। अब आप ये जानते हैं कि जो 1 मीटर है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 1.65 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। दोनों साइड इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.65, 1.65 मीटर बराबर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 16500। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो यानी आपका जो है 1.65 मीटर जो है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो आपका आंसर आता है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर है। अब हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है मीटर और मिलीमीटर का, क्या है, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये क्या है, रिलेशन है, ये संबंध है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1.65 1.65 से मल्टीप्लाई या गुणा कर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, गुणा करा, 1.65 इंटू 1 मीटर बराबर 1.65 इंटू 1000। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 1.65 मीटर बराबर 165, 3 जीरो आ जाएंगे। आप जानते हैं आप नंबर को एज इट इज रख देते हैं, फिर अगर 100 या फिर जो भी आपके पास नंबर है, इस तरीके से यहाँ पे 1000 है, 1000 है, तो यहाँ पे 3 जीरो, तो आप पीछे 3 जीरो लगा देंगे। अब पॉइंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर से आगे, तो यहाँ पे 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका जो है मिलीमीटर में कन्वर्ट हो। यानी 1650 मिली। तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों, जो आपका जो मीटर में जो आपको दिया गया है, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं आप, इस तरीके से आप बदल। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका ये आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school is 3250 मीटर। यानी राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। आपको इस डिस्टेंस को, इस दूरी को किलोमीटर में परिवर्तित करना। तो हमें क्या दिया गया है, हमें जो दूरी दी गई है, जो डिस्टेंस दी गई है, वो मीटर में दी, ठीक है, इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना। तो आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and school। राधा के घर और कितनी दी गई है आपकी,
3250 मीटर। ठीक है, ये आपको दिया गया, आपको इसे किलोमीटर में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम मीटर और किलोमीटर के रिलेशन को देखेंगे, इसका संबंध। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने इसके रिलेशन देखे थे, संबंध देखे थे। क्या क्या देखा था हमने ये देखा था कि जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हो। यानी अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, या हमने ये कहा था कि 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो 1 मीटर है वो बराबर होता है 1/1000, यहाँ पे आप लिखेंगे किलोमीटर, इसके बराबर हो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर के 1000 बराबर टुकड़े कर दे या बराबर इन्हें बांट दे, तो जो आपके पास एक भाग आएगा वो 1 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस फॉर्मूले का आप उपयोग करेंगे। तो आपको क्या दिया गया है, मीटर में दूरी दी गई, तो आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर। तो आपके पास रिलेशन है 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। 3250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3250 इंटू 1 मीटर बराबर 1/1000 इंटू 3250, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास आएगा। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3250 मीटर, 3250 मीटर बराबर 3250, 3250 अपॉन 1000 किलो, यानी 3, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 3 जीरो कितने हैं, 3 शून्य है, तो ऊपर भी आपके 3 जीरो के आगे जो है पॉइंट लग जाएगा या डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.250 किलोमीटर। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। यानी जब भी आपको मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आपका आंसर आया है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? यानी आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक जो है सुई है, बुनाई की जो सुई होती है ना, जिससे आप बुनाई करते हैं, ठीक है, वो है। अब वो जो जिससे आप बुनाई करते हैं वो है, उसकी आपने लंबाई नाप। तो जब आपने लंबाई नाप, आपने क्या किया, आपके पास ये है सलाई जिसे आप बोलते हो, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, आप स्वेटर बनाते हैं। तो क्या किया आपने, इस तरीके से यहाँ पे स्केल रख दिया। अब आपने ये देखा कि जब आपने स्केल रखा तो जो ये आपके पास सलाई है, इसकी जो एक सिरा है वो 3 सेंटीमीटर में आ रहा है, वही दूसरा सिरा जो है वो आपका 33.1 सेंटीमीटर या 33.1 सेंटीमीटर यहाँ पे शो कर। तो आपको ये बताना है कि जो ये सिलाई है इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है ये आपको बता। तो अगर हम बात करें सिलाई की लंबाई की, तो आप कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम मापन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम हमेशा 0 पॉइंट को एक सिरे पर रखते हैं। पर यहाँ पे हमने 0 पॉइंट को या शून्य जो नंबर है 0 सेंटीमीटर है उसको नहीं रखा, बल्कि हमने 3 सेंटीमीटर रखा। और इस कॉन्सेप्ट को भी आपने देखा था कि जब भी आपके पास ऐसा स्केल होता है जिसका एक सिरा जैसे कि टूटा है, ठीक है,
2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आपके पास स्टार्टिंग में, तो आप क्या करते हैं, जब आप पूरा मेजरमेंट लेते हैं तो उससे उस नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और तब जाके आपका जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाए। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो रखा है, एक सिरा 3 सेंटीमीटर पे है, दूसरा जो सिरा है वो 33.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी लंबाई नापे, इसकी जो लेंथ है उसको अगर हम देखें, तो लेंथ को आप किस तरीके से मेजर करेंगे, आपका जो है दूसरा सिरा कहाँ पे आया है, 33.1 सेंटीमीटर। इसको आप माइनस किससे करेंगे, इसको आप 3 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 होना था तब जाके आपका एक्यूरेट लेंथ आती, लेकिन यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर को रखा है, यही कारण है कि हम जो लंबाई आई है उससे 3 सेंटीमीटर को माइनस कर दें। तो इससे आप 3 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आपके पास 20.1 सेंटीमीटर जो है इस जो सिलाई है उसकी लंबाई आई। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आपका अगला प्रश्न है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑफ। एक साइकिल और एक पंखे की गति के बीच समानताएं और अंतर। यानी आपके पास एक साइकिल का पहिया है, वो चल रहा है, गति कर रहा है, और एक सीलिंग फैन है, यानी जो आपका पंखा होता है, जो आपके जो आपका सीलिंग फैन होता है, उसके बीच में बताया गया है कि उसके बीच में आपको ये बताना है कि सिमिलैरिटीज क्या है, समानताएं क्या है, और इनके बीच में अंतर या भिन्नताएं क्या है। तो कोई बच्चा ये बता सकता है कि जो आपके साइकिल होती है, साइकिल की जो गति होती है या मोशन होता है वो कैसा होता है। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो हाथ खड़ा कीजिए। GIC दिक्तोली। तो आपको ये बताना है कि जो साइकिल का पहिया होता है उसकी गति कैसी होती है, उसका मोशन कैसा होता है। मैम वर्तुल गति। पहिया होता है वो वर्तुल गति या वृत्ताकार पथ पे या सर्कुलर मोशन करता है। वेरी गुड। और अगर हम बात करें सीलिंग फैन की, तो सीलिंग फैन कैसी गति करता है, जो आपका पंखा होता है वो कैसी गति करता है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो पंखा होता है, पंखे की जो गति है, और जो आपका बाइसिकल है, साइकिल है, उसकी जो गति है, इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, इसमें समानताएं क्या है और अंतर, ये आपसे। तो अगर हम बात करें पंखे की, ठीक है, तो जो पंखा है, पंखा जब चलता है, उसकी जब गति होती है, तो अगर हम उसके पूरी बॉडी की, हम जो पूरा वो पंखा है उसकी गति देखें तो वो रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति है। लेकिन जब हम उसके ब्लेड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ब्लेड की बात करते हैं, तो ब्लेड क्या करता है, ब्लेड जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है, वर्तुल गति या वृत्ताकार पथ में या वृत्त गति करता है। इसी तरीके से अगर हम साइकिल के पहिए की बात करें, जो साइकिल का पहिया होता है वो आपका जो है वो भी आपका वर्तुल गति या सर्कुलर मोशन करता है। इसके साथ साथ वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में भी चलता है, यानी जो आपका सरल रेखीय गति है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसमें भी वो चलता है। अब अगर हम बात करें इनके बीच की जो सिमिलैरिटीज है, समानताएं हैं उनकी, तो हम ये देख सकते हैं कि जो पंखे की ब्लेड है और जो साइकिल का जो पहिया है, दोनों आपका जो है कि सर्कुलर मोशन, वर्तुल गति या जो है वृत्त गति करते हैं। वहीं अगर हम इन दोनों के बीच की भिन्नताओं की बात करें, तो अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा कैसा करता है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। वहीं जब हम साइकिल के पहिए की बात करते हैं तो वो एक सीधी रेखा में चलता है, तो वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन या सरल रेखीय गति। तो इस आधार पे आपको इसका उत्तर देना है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, सिमिलैरिटीज, द ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड द व्हील ऑफ अ बाइसिकल शो सर्कुलर मोशन। समानताएं, पंखे के ब्लेड और साइकिल के पहिए वर्तुलाकार गति करते हैं या वर्तुल गति करते हैं। डिफरेंसेस, बाइसिकल मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन बट द फैन डज नॉट मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन। अंतर, साइकिल सरल रेखीय गति में चलती है लेकिन पंखा सरल रेखीय गति में नहीं चलता।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब आपका अगला प्रश्न है, why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? दूरी मापने के लिए आप रबर जैसे पदार्थ से बने मापक फीते का उपयोग क्यों नहीं करना चाहेंगे? इस तरह के टेप से आपके द्वारा मापी गई दूरी के बीच में किसी के बारे में किसी को बताने में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी आपको ये कहा गया है कि आप जब भी मापन करते हैं, किसी भी लंबाई को नापते हैं, तो आप मेजरिंग टेप में जो है इलास्टिक या रबड़ से बने हुए, रबड़ जो होता है उससे बने हुए फीते का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रबर के फीते, तो रबड़ कैसा होता है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि खिंच जाता है, ठीक है, जिसे आप खींच सकते। तो जब भी आप उससे किसी भी लंबाई को या लेंथ को नापेंगे, उसका मापन करते हैं, तो आप जैसे ही जो आपका टेप है, मेजरिंग टेप है, जैसे कि आपको कोई इंची टेप है, उसको आप इस तरीके से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा, उसमें खिंचाव आ जाएगा, जिस कारण आपके जो मेजरमेंट है, जो आपने मेजरमेंट की है, उसमें जो है एरर आ सकती है, उसमें गलतियां आ सकती है। तो जो आपका जो मेजरमेंट आपने की है, जो मापन किया है, उसमें गलतियां आ सकती हैं। क्यों आ सकती है? क्योंकि अगर जो आपका मेजरिंग टेप है वो अगर रबड़ का बना है तो वो खिंच जाए, जिस कारण आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाए। तो यही कारण है, हम जब भी मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं तो रबड़ से बने हुए टेप का उपयोग नहीं करते। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।